Sai Ram. On behalf of Department of Botany and Microbiology, I, Dr. Shikha Mangloi, welcome you all in the guest lecture series. Today, we have a very learned and intelligent teacher among us, Professor Smriti Chitnis of MJB Government PG Girls College, Indore. Very good afternoon, madam. Good afternoon. I invite a student of BSc final year microbiology, Harshi, to welcome madam. Over to Harshi. Thank you, ma'am. Sai Ram, everybody. I welcome our Honorable Principal Ma'am, Dr. Sudha Pathak, our Vice Principal Ma'am, Dr. Asha Agrawal, our knowledgeable guest lecturer, Professor of Botany, Dr. Smriti Chitnis, Ma'am, HOD in Botany and Microbiology Department, Dr. Renu Mishra, and our teachers, Dr. Shikha Mantoi and Dr. Nitiya. On behalf of Botany and Microbiology Department, I, Harshi Mehta, student of BSc final year microbiology, welcome you all in today's lecture of immunity and vaccine. Before inviting our professor for her lecture, I would like to say something about it. Dr. Smriti Chitnis is working in the field of academics since last 3 decades. She has been appointed in Department of Higher Education as Assistant Professor of Botany. She is currently working as Professor of Botany at MJB Government PG Girls College, Indore. Earlier, she was posted at various other colleges of Madhya Pradesh like Regional College Bhopal, MVM Bhopal, Holkar Science College, Indore are few. Recently, because of COVID pandemic, we are hearing these two terms very frequently, that is immunity and vaccine. So immunity is the integrated body system that differentiates cells from non-cells. And of course, vaccine, that is a suspension of organism or fraction of organism that is used to induce immunity. To learn more about these topics, I would request our guest lecturer for today, Dr. Smriti Chitnis, to enlighten us. Thank you. Madam, please, may we have your lecture? Thank you. जैसा इन्होंने कहा, हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करनी है ना, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात कह सकें। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है कि स्टे हेल्दी, है ना। कैसे रहेंगे हम हेल्दी? बहुत दिक्कत है, क्योंकि हम जब बनाए गए थे, जब हमारा इवोल्यूशन हुआ था, तो हम बनाए गए थे कि हम हेल्दी रहें। तो हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी, की हम इम्यून हैं इन चीजों के लिए। पर अगर हम इम्यून नहीं हो पा रहे हैं, कोई नई नई बीमारियां निकल के आ रही हैं, तो हमें उन बीमारियों से लड़ने के लिए खुद को दूसरी तरह से बनाना पड़ेगा। तो वो होगा हमारा दूसरा तरीका, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो हम शुरुआत करें थोड़ा सा। मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। प्लीज उसको अलाउ कर दीजिए मैडम। एक सेकंड मैम कर। हाँ कर दीजिए। You can share, ma'am. Now is it visible? No. स्क्रीन नहीं दिख रही है, तुम ही दिख रही हो अभी। तो नहीं दिख रहा है? नहीं। ओके, अभी देखते हैं। करके मंगा देना था ना, हम शेयर कर देते। हाँ आप दिख रहे, ठीक है। हाँ सो मेरा आज का जो टॉक है वो है इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन। इम्यूनिटी बहुत बड़ा शब्द है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स कम्स अंडर इट्स अम्ब्रेला। मतलब हम देखें तो बहुत सारी चीजें कवर करती हैं। कुछ चीजें हैं जो हमें नेचर ने दी हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं बैरियर्स हैं, जैसे
स्किन है, हमारी स्किन हर चीज को हमारी बॉडी के अंदर एंटर ही नहीं होने देती। हमारे सीलिया हैं, हमारा म्यूकस है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो बैरियर की तरह काम करती हैं, तो इनको हम कहते हैं बैरियर्स। ये हो गया लेवल 1। लेवल 1 यानी जो बहुत स्पेसिफिक नहीं है चीजों के लिए, जो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो धूल का कण है या वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई पैथोजन है या XYZ कोई भी चीज है जो आपकी बॉडी में एंटर होना चाहती है, जो उसको प्रिवेंट करे, वो हो जाएगा लेवल 1। फिर कुछ चीजें हैं, कुछ बीमारियां हैं जिनसे हम बीइंग होमो सेपियंस इम्यून है, जो बीमारियां हमें नहीं होती हैं, जैसे फुट एंड माउथ डिसीज जो होती है एनिमल्स की, वो हमें नहीं होती है, ह्यूमन बीइंग्स में नहीं होती है, तो हम इनेट रूप से यानी पैदाइशी तौर पे जन्मजात रूप से हम इससे इम्यून है। और तीसरा होता है एडाप्टिव, यानी यदि कोई चीज नहीं हमारी बॉडी में एंटर होती है तो उससे हम किस तरह से उससे हम अपना बचाव करते हैं। तो हमारे पास 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बहुत आसान है सुनने करने में, लेकिन इसके लिए हमारे इवोल्यूशन की, विकास की एक पूरी धारा बही है, जहां से हम शुरू हुए थे बदना और हम यहाँ पे आके एंड हुए हैं। जैसे अगर हम कहें कि हम इम्यून हैं, तो कुछ चीजों के लिए हम कैसे इम्यून होते हैं, इसका हमारा स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है। एक जिसमें हम जन्मजात रूप से इम्यून है, और दूसरा जिनको हमने बाद में पाया है, इनेट इम्यूनिटी एंड द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी इज मे बी नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी मीन्स जब आप बहुत सारी चीजों के लिए जन्मजात रूप से सुरक्षित हैं, इम्यून है, तो उसको हम कहेंगे नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी। और स्पेसिफिक इम्यूनिटी जैसे मैंने आपको बताया कि फुट एंड माउथ डिसीज जो एनिमल्स में होती है वो हमारे यहाँ ह्यूमन बीइंग्स में नहीं होती, तो वो कहलाएगी स्पेसिफिक इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज समथिंग इन विच वी आर इंटरेस्टेड। हम किस तरह से इम्यूनिटी को एक्वायर करते हैं, किस तरह से हम ज्यादा इम्यून होते हैं चीजों के लिए। उसमें से एक होता है एक्टिव तरीका, एक होता है पैसिव तरीका। एक्टिव यानी सक्रिय, पैसिव यानी निष्क्रिय। एक्टिव यानी जब हमारा शरीर उसके ऊपर कोई काम करता है, हमारे सिस्टम्स काम करते हैं, देन इट विल बी नोन एज एक्टिव या सक्रिय प्रकार की इम्यूनिटी। और जब चीजें अपने आप हमारे शरीर में डेवलप होती हैं तो उसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगी? जैसे नेचुरली हमारे शरीर में कोई एंटीजन एंटर करता है, जैसे ही वो एंटर करता है हमारा शरीर उसके रिस्पॉन्स में कुछ चीजें बनाता है, कुछ प्रोटीन्स बनाता है जिन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं। तो जब हमारे शरीर को उस डिसीज से कांटेक्ट होता है तो वो कहलाता है नेचुरल, और कुछ रिस्पॉन्स में प्रोटीन्स बनते हैं तब वो कहलाता है नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे आपने अभी बहुत सुना होगा, इस बारे में बहुत कॉमन है कि कोरोना वायरस हो रहा है लेकिन हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। तो ये हर्ड इम्यूनिटी क्यों हुई? क्योंकि अगर उनके अंदर वो वायरस एंटर हुआ, कोरोना वायरस, तो उनकी बॉडी ने उससे कुछ सीखा और इट स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग सर्टेन टाइप ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, कुछ विशेष प्रकार के एंटीबॉडीज, क्या कहेंगे उसको हम, एंटीबॉडीज बनना शुरू होती हैं, और ये एंटीबॉडीज जो हैं वो उस पर्टिकुलर वायरस के लिए हैं। तो ये कैसा हो गया हमारा नेचुरल इम्यूनिटी। या फिर हम ये कर सकते हैं कि इससे पहले कि हमें किसी चीज का अटैक हमारे पर हो, कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हो, उसके पहले ही हम इसको किसी बहुत लो डोज में हमारी बॉडी में हम इसको इंजेक्ट कर लें, और ताकि हमारा शरीर सीख जाए कि इस तरह की अगर कोई चीज एंटर होती है तो हमें किस तरह की एंटीबॉडीज बनानी है। तो ये कहलाते हैं वैक्सीन्स। ये वैक्सीन्स कैसे भी हो सकते हैं, ये कहलाते हैं ये एक प्रकार से आर्टिफिशियल वैक्सीन्स होंगे। ये आर्टिफिशियल वैक्सीन्स कई तरह के हो सकते हैं, किल्ड हो सकते हैं, यानी आपने मृत पैथोजन को एंटर किया। क्यों किया हम अभी थोड़ी देर से देखेंगे। या एटीन्यूएटेड किया। एटीन्यूएटेड मीन्स वो उनको बहुत वीकन कर दिया। आपके पास कोई लड़ाई करने आ रहा है पहलवान,
आप उसको 15-20 दिन के लिए भूखा रख दो, फिर वो आपसे लड़ नहीं पाएगा, तो वो हो जाते हैं एटीन्यूएटेड, है ना। तीसरे होते हैं टॉक्सॉइड। टॉक्साइड यानी पार्ट ऑफ पैथोजन एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये हम लोग अक्सर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। जब हम ये कहते हैं कि हम कुछ टीके लगवा रहे हैं बच्चों को, तो हम उन बच्चों को आर्टिफिशियली इंड्यूस कर रहे होते हैं इम्यूनिटी के लिए। दूसरा तरीका होता है पैसिव तरीका, यानी अपने आप बिना कुछ किए हमको वो मिल जाए। जैसे जब बच्चा वोम में होता है, जब बच्चा पैदा नहीं हो चुका होता है, तो वो अपना सारा जो न्यूट्रिशन कहें या एंटीबॉडीज कहें, वो मदर्स प्लेसेंटा से रिसीव करता है। इसी प्लेसेंटा के साथ वो कुछ एंटीबॉडीज भी रिसीव करता है। इसके लिए उस बच्चे के शरीर ने कोई काम नहीं किया है, क्योंकि वो ऐसा उसकी मदर से उसमें ट्रांसफर हो गया है, लेकिन वो इम्यून है अब। तो वो बच्चे जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू हो सकता है, या फिर मदर्स मिल्क के तौर से मिलता है। बहुत सारी एंटीबॉडीज जो है वो मदर्स मिल्क जो है वो बच्चे को प्रोवाइड करता है, जो उसके नॉर्मल बीइंग के लिए जरूरी होती है। और ये एक नेचुरल तरीका है ताकि ह्यूमन रेस जो है वो अच्छे से मल्टीप्लाई होती रहे। इट हैज बीन इवॉल्व थ्रू एजेस। और दूसरा होता है आर्टिफिशियल तरीका, यानी बजाय इसके कि हम एक किल्ड ऑर्गेनिज्म को एंटर करें या एटीन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म को एंटर करें, हम सीधे सीधे उनको एंटीबॉडी ही इंजेक्ट कर देते हैं, तब ये कहलाता है इम्यून सीरम। जैसे हम कोबरा वायरसेस का जो सीरम है, के अगेंस्ट जो सीरम एंटीबॉडीज होती हैं, वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर हमने बात की थी कि कितने लेवल्स होते हैं, तो हमने कहा था कि पहला लेवल होता है बैरियर्स का। बैरियर्स कैसे हो सकते हैं? मैकेनिकल बैरियर हो सकते हैं या केमिकल बैरियर्स हो सकते हैं। मैकेनिकल बैरियर्स कौन से हैं? स्किन के अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन्स। म्यूकस मेम्ब्रेन्स, जब हम सांस लेते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे नाक के ऊपर पूरे में म्यूकस होता है, या हमारे मुंह में के अंदर भी एक थिन लेयर होती है म्यूकस की, जो कि इन जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको एंट्रैप कर लेती है। हमारी आंखों से अक्सर फ्लूइड निकलता रहता है। अगर आपने कभी देखा ही होगा कि जब भी कोई धुआं आपकी आंखों में जाता है, तो आपकी आंखें बिना ये सोचे समझे कि ये जरूरी है या नहीं है, उसको पता है कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में जाता है आंखों के थ्रू, तो वो आंसुओं के थ्रू बह जाता है। दैट इज लैक्रिमल फ्लूइड्स। फिर तीसरा होता है सलाइवा। सलाइवा जो कि लार जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर भी जो है ये बहुत बड़ा काम करता है मैकेनिकल बैरियर का। हर चीज आपकी बॉडी में डायरेक्ट एंटर नहीं हो सकती। म्यूकस, मैंने पहले भी बताया था कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं उनसे म्यूकस निकलता रहता है, जो कि इनको एंट्रैप कर लेता है। नोज हेयर, आपकी नाक में ऊपर से छोटे छोटे बाल, ये बड़े साइज के जितने भी पार्टिकल्स हैं, चाहे वो धूल के हों, धुएं के हों, या बड़े साइज के पैथोजेंस हों, उनको वहीं के वहीं रोक देते हैं। और साथ ही आप एक बहुत तेजी से छींकें शुरू हो जाती हैं। वो छींकना जो है वो आपका एक तरीका है। आप नहीं चाहते हैं कि आपकी बॉडी नहीं चाहती है कि ये सारी चीजें आपकी बॉडी में एंटर हो, तो सीधे से आप जो है वो छींकने लगते हैं। जब इसी तरह से जब ये नाक के थ्रू अंदर गले तक पहुंचता है, तो आप ये कफ के द्वारा निकल सकता है। एपिग्लॉटिस एक और तरीका होता है। एपिग्लॉटिस यहाँ गले में होता है, और यहाँ से ये किसी भी तरह की चीजों को रोकने का बहुत अच्छा काम करता है। केमिकल बैरियर्स भी कई होते हैं। एक होता है सीबम। सीबम क्या होता है? ये त्वचा पे पाया जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आप लोगों की एज में अक्सर आप लोगों को बहुत सारे छोटे छोटे फुंसियां निकल आती हैं, ये सब होता है। उसका कारण भी यही होता है कि जो सीबम होता है ये बहुत एक्टिव होता है इन दिनों, जब जिस एज में आप लोग हैं, और वहां पर ये किसी भी तरह की डस्ट को, किसी भी तरह के पार्टिकल को वहां पर ये एंट्रैप कर लेता है, और उसके बदले में इस पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। फिर जैसे स्किन का पीएच देखेंगे आप अगर, तो स्किन का पीएच हल्का सा एसिडिक होता है, और ये वहां पर एंटर नहीं होने देता किसी चीज को। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। फिर पर्सपिरेशन यानी पसीने के थ्रू निकल सकता है। और चौथा होता है गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस
जब हम कोई खाना खाते हैं तो आपको पता है कि आपके अंदर कहाँ जाता है, सीधे सीधे ईसोफेगस में, आमाशय में, और आमाशय में सिक्रीट होता है HCl, जिसका pH काफी हाई होता है। तो ये करीब करीब 4 से 5 pH का हो जाता है, और वहां पर ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, या अगर कोई उसके ऊपर एनवेलप है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये चीजें जो हैं ये सब नॉन स्पेसिफिक होस्ट डिफेंस का हिस्सा है। नॉन स्पेसिफिक होस्ट डिफेंस कहेंगे हम उस चीज को कि बजाय ये जाने कि ये ऑर्गेनिज्म क्या है, ये कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, फिजिकल ऑर्गेनिज्म है, केमिकल ऑर्गेनिज्म, बिना ये जाने ये बॉडी जो है वो बिना किसी विशिष्टता के इसको बॉडी इस शरीर में अंदर आने से साफ साफ इनकार कर देती है, रोक देती है। तो ये कहलाते हैं नॉन स्पेसिफिक होस्ट डिफेंस। किसी भी तरह के होस्ट में इसी तरह से ये पाए जा सकते हैं। और फिर दूसरे होते हैं जब हम बात करते हैं ह्यूमोरल सिस्टम की, यानी जब ब्लड इसमें इन्वॉल्व होता है। आपको पता है बहुत सारे तरह की ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, है ना। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो इस तरह की होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स कई प्रकार की होती हैं, बेसोफिल्स होती हैं, एओसिनोफिल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, मोनोसाइट्स होती हैं। ये सब बनती कैसे हैं? ये बनती हैं स्टेम सेल्स से। ये स्टेम सेल्स कहाँ हो सकती हैं? ये होती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, जो कि शरीर में कई जगह पर रहती हैं, और इसीलिए इसका बहुत आजकल स्टेम सेल्स का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ रहा है। लेकिन जो जब हम मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो इनका प्रोडक्शन होता है हमारी बोन मैरो में। बोन मैरो में जब इनका प्रोडक्शन होता है तब ये दो तरह की स्टेम सेल्स हो सकती हैं, लिम्फॉइड स्टेम सेल्स और माइलियॉइड स्टेम सेल्स। माइलियॉइड स्टेम सेल्स से आगे जाके ये सारी वैरायटीज बनती हैं जिनको हम ब्लड के अंदर पाए जाने वाली सेल्स के नाम पे जानते हैं, चाहे वो RBC हो, चाहे WBC हो, चाहे प्लेटलेट्स हो। जबकि जो लिम्फॉइड स्टेम सेल्स होती हैं ये दो तरह की सेल्स बनती हैं। अगर ये बोन मैरो के ही इंप्रेशन में रहेंगी तो इनको हम कहेंगे B सेल्स, और अगर ये थाइमस ग्लैंड के इन्फ्लुएंस में होती है तो इनको हम कहेंगे T सेल्स। तो ये B सेल्स और T सेल्स ये स्पेसिफिक होस्ट डिफेंस के लिए इस्तेमाल होती हैं। और ये जो होती हैं मोनोसाइट्स या न्यूट्रोफाइल्स, ये सब जो है ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होती हैं? जब ये काम कर चुके हों तब। इम्यूनिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम सिर्फ इसके बेसिक्स ले रहे हैं क्योंकि हमको ज़्यादा ध्यान देना है वैक्सीन्स पे, क्योंकि वैक्सीन आजकल बड़ा चलन में कहें उसको, हम बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है इसके बारे में, और हम जानना चाहते हैं कि हम वैक्सीन क्यों लगवाएं, वैक्सीन से होता क्या है। हमारा इंटरेस्ट ये नहीं है कि हम स्वस्थ रहें, हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम किसी भी चीज़ से बचे कैसे। तो हमारे पास पूरा तरीका ये होना चाहिए जानने का कि हम इस चीज़ को कैसे कैसे अपने तरह से इस्तेमाल करें। तो थोड़ा सा अगर हमें उसका बैकग्राउंड पता होगा तो शायद हम अपने आप भी जान जाएंगे, और हम अपने आसपास वालों को, अपने घर के लोगों को, अपने अड़ोस पड़ोस वालों को, उनको भी हम थोड़ा सा जागरूक कर पाएंगे ये बताने के लिए कि ये वैक्सीन लगाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हम लोग किसी भी एजेंसी के लिए काम नहीं करते, वी आर जस्ट एजुकेटर्स। तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं ताकि तुम लोगों को ये समझ में आए कि हमें कैसे इसको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि हम वैक्सीन इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें आपकी बॉडी में जो यहाँ पर नेचुरल कॉन्टेक्ट से जो आप में नेचुरल से जो आ गई है इम्यूनिटी, और अगर नहीं आई है तो हम आर्टिफिशियली इसको कैसे इंड्यूस कर सकते हैं। तो हमारा काम क्या है, यहाँ पर हम आर्टिफिशियली आपके इम्यून लेवल को बढ़ा रहे हैं। सो व्हाट इज इम्यूनाइजेशन?
इसको हम वैक्सीनेशन भी कहते हैं. इट इज अ प्रोसीजर बाय विच द बॉडी इज प्रिपेयर्ड टू फाइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डिसीज. जैसे आपने बहुत कॉमन सा सुना होगा, अमिताभ बच्चन जी आके कहते रहते हैं हमसे कि 2 बूंद जिंदगी की पोलियो के लिए या टिटनस के लिए हम लगवाते हैं वैक्सीन. तो ये सब चीजें ये कैसे हैं कि ये किसी स्पेसिफिक डिसीज के लिए, किसी एक खास बीमारी के अगेंस्ट जो है जब हम बनाते हैं तब ये कहलाते हैं कि ये इस पर्टिकुलर बीमारी की वैक्सीन है. ये आपकी बॉडी को सिखाती है. जैसे हम एक बहुत आसान सी बात देखें, बहुत सिंपल तरीके से समझें इस बात को. आप जब पहली बार कॉलेज आई थी तब आपको कॉलेज का रास्ता मालूम नहीं था, लेकिन अब आप अपने आप कॉलेज आ जाती हैं क्योंकि आपको कॉलेज का रास्ता मालूम है. आपको ये सब किसने सिखाया? आपको सिखाया ये आपकी मेमोरी ने. तो जब आप किसी चीज से पहली बार टकराती हैं तो आप जानती हैं कि ये एक व्यक्ति है जो सेफ है या अनसेफ है. यदि वो व्यक्ति अनसेफ है तो आपको आपके अपने तरीके आते हैं कि इससे आप कैसे दूर जा सकती हैं, किससे कैसे पीछे छुड़ा सकती हैं, और अगर मौका लगे तो आप कैसे फाइट कर सकती हैं. बिल्कुल उसी तरह से हमारे शरीर में भी ये सब चीजें होती हैं कि या तो हम पहले पोलियो वायरस से संक्रमित हों, पहले पोलियो हो, फिर उसके अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडीज बने, या फिर हम डायरेक्ट ही एक छोटा सा उसका 2 बूंद जिंदगी की, जिसे हम कहते हैं साल्क वैक्सीन, को हम एडमिनिस्टर करें हमारी बॉडी में बचपन में, और हमारे अपने आसपास आराम से उसमें उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाए. तो दैट विल बी एन इफेक्टिव वे टू कॉन्कर अ डिसीज. ठीक है. तो बहुत सारी दवाइयां दी जाती हैं, कई सारे आपने नाम भी सुना होगा. पॉक्स के लिए दिया जाता है, पोलियो के लिए दिया जाता है, मम्स वायरस के लिए दिया जाता है, हेपेटाइटिस के लिए दिया जाता है. तो इसी तरह जैसे इम्यूनिटी कई प्रकार की होती है, उसी तरह से इम्यूनाइजेशन भी कई प्रकार का होता है. कई तरह के वैक्सीन होते हैं. हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमको टीका लग गया, लेकिन टीके भी कई प्रकार के हो सकते हैं. ये टीके जो हैं ये आपके इम्यून सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं ज्यादा, ये सिर्फ उसकी मदद करने के लिए होते हैं. ये भी 2 प्रकार के होते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन एंड एक्टिव इम्यूनाइजेशन. तो पैसिव इम्यूनाइजेशन तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेचुरल भी होता है, जो बर्थ के दौरान ये प्लेसेंटा के थ्रू आता है, और आफ्टर बर्थ मदर्स मिल्क के थ्रू आता है. इन्हें हम कहते हैं कि ये मैटरनल एंटीबॉडीज हैं, यानी मातृक एंटीबॉडीज हैं. ये खास तौर एंटीबॉडीज कई प्रकार की होती है. एक ग्रुप होता है प्रोटीन्स का जिन्हें हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स. ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स कई प्रकार के होते हैं क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में बहुत छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं, और IgA B C D E F G बहुत सारे होते हैं. जो मदर्स से हमारे पास आता है वो होता है IgG टाइप का, और बाद में मदर्स मिल्क से जो आता है वो होता है IgA टाइप का. So there is a slight difference between the structures of the IgA type of antibodies and IgG type of antibodies or immunoglobulins जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे. तो ये तो नेचुरल हो गया. तो अगर कोई बच्चा प्लेसेंटा से लेके आ रहा है वो वैसे ही उसको इम्यूनिटी लेवल उसका बढ़ा हुआ है. अगर वो मदर्स मिल्क पे फीड कर रहा है तो फिर भी वो इम्यून्ड है. और अगर नहीं है तो आर्टिफिशियली हम उसको कैसे इम्यूनाइज कर सकते हैं? वैक्सीन के थ्रू. तो वैक्सीन क्या होते हैं? वैक्सीन इज सब्सटेंस दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू बॉडी टू प्रिवेंट डिसीज प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन पैथोजेंस. यानी आपकी बॉडी में कोई ऐसी चीज डाली जाती है जिससे आप उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट काम कर सकते हैं. और ये होता है बेसिकली, जो मैंने आपको बताई थी कि 2 तरह की सेल्स हैं, बी सेल्स और टी सेल्स.
तो टी सेल्स के थ्रू होता है, क्योंकि टी सेल्स जो होती हैं वो कहलाती हैं मेमोरी सेल्स, इन्हें याद रहता है। अगर कई चीजें होती हैं, जैसे कई बार हमें क्लास में पढ़ाया जाता है, हम भूल जाते हैं, लेकिन वही चीज हम फिल्म में देखते हैं तो हमें याद रहता है। तो हमारे पास भी तो कई तरह की मेमोरी है, उसी तरह सेल्स भी कई प्रकार की होती हैं और वो भी अपनी मेमोरी के हिसाब से चलती हैं। बी सेल्स जो होती हैं वो तुरंत के तुरंत काम कर लेती हैं, और टी सेल्स जो होती हैं वो उस चीज को याद रखती हैं और समय आने पे अपने हिसाब से उसको इंटरप्रीट करती हैं या उसके ऊपर काम करना शुरू करती हैं। तो ये टी लिम्फोसाइट्स हैं, उनको हम एक्टिव करने के लिए वैक्सीन का प्रोडक्शन करते हैं, जिसको सबसे पहले ढूंढा था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने कहा था, क्या सोचा, उस समय तक पॉक्स डिसीज बहुत कॉमन थी और बहुत ज्यादा मात्रा में लोग इस डिसीज से मरते थे, बहुत ज्यादा संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती थी। तो उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि उनके यहाँ जो एक मिल्कमेड आती है, दूध वाली जो आती है, उसकी हथेली पे काफी सारे छाले हैं और उनकी कॉलोनी में कोई किसी की डेथ नहीं होती। सो इट वॉज अ थिंग ऑफ क्यूरियोसिटी। उन्होंने जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो सकता है, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे। तो उन्होंने देखा कि इन लोगों के सबके हाथों पे छाले हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा ये छाले किस चीज के हैं। तो उन्होंने बताया कि गाय को जब पॉक्स डिसीज यानी चेचक होती है, काउ पॉक्स डिसीज जिसको कहते हैं, वो जब हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे हाथों में इस तरह के छाले आ जाते हैं और उसके बाद फिर इन लोगों को डिसीज नहीं होती। तो इसका क्या कारण है? इसका मतलब है कि काउपॉक्स जो है, जो सामान्य तौर पर गायों में चेचक कॉज करता है, वो मनुष्यों में आके बेचारा कमजोर हो गया। तो उन्होंने उस छाले में से निकाल के निकाला और इसको उन्होंने कहाँ एडमिनिस्टर किया, एक छोटे से बच्चे में, और उन्होंने पाया कि उस बच्चे के अंदर वो चेचक की डिसीज के लिए रेजिस्टेंट हो गया। तो इसीलिए तो वैक्सीनेशन का मतलब क्या है, वैक का मतलब होता है काऊ, क्योंकि ये पहली वैक्सीन गाय से बनी थी, इसलिए अभी भी इसको वैक्सीन ही कहा जाता है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन के में कई तरह की वैक्सीन होती हैं, मैंने उस समय भी कहा था। जैसे एक होती है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स कौन सी होंगी? इसमें पैथोजन जो होता है वो जीवित होता है लेकिन बहुत कमजोर होता है। एटीन्यूएटेड का मतलब होता है वीकेंड। जैसे यदि कोई ऑर्गेनिज्म मनुष्यों में डिसीज कॉज करता है तो उन्हें लगातार उसको कई जनरेशन्स तक घोड़ों में उसको इंजेक्ट किया जाता है, क्योंकि घोड़ों में वो डिसीज कॉज नहीं करता है और घोड़ा उसका पसंदीदा होस्ट भी नहीं है। तो क्या होगा कि जब वो घोड़े के शरीर में एंटर करेगा तो वो बड़ा कमजोर सा होगा, वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। लेकिन घोड़े के शरीर के लिए वो एक फॉरेन पार्टिकल है, तो वो फॉरेन पार्टिकल क्योंकि घोड़े के अंदर आएगा तो घोड़ा भी कुछ प्रोटीन्स बनाएगा, वो अलग, वो एंटीबॉडीज होंगी। लेकिन ये जो वायरस है, ये जब कई जनरेशन तक घोड़े के अंदर रहेगा तो ये बेचारा काफी कमजोर हो जाएगा, या अगर आप उसको पसंदीदा खाना नहीं दोगे तो क्या होगा, वो बड़ा कमजोर सा हो जाएगा। और इसीलिए ये जब हम इस वायरस को आइसोलेट करते हैं घोड़े में से कई जनरेशन्स के बाद तो बड़ा कमजोर सा होता है, और फिर इसको हम एक बफर में या किसी सॉल्वेंट में ये करके इसको मेंटेन करके और ये हम इंजेक्ट करते हैं। खास जैसे हम बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं, 2 बूंद जिंदगी की जो है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वीकेंड वैक्सीन का। और इस समय आपने देखा होगा कि जब आपके यहाँ लोग आते हैं ये देने के लिए तो वो एक आइस बॉक्स लेके आते हैं, उस आइस बॉक्स में दवाई रहती है और उसमें से वो आपको देते हैं। वो ऐसे खुले में रखी हुई दवाइयां नहीं होती हैं, क्योंकि यदि टेम्परेचर चेंज होता है या एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती हैं तो इसके फिर से मॉडिफाई होने की संभावना रहती है। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा कि वैक्सीन अगर सही तरीके से ना दी जाए तो वो अपना एक अलग ही कई लोगों में रिएक्शन शो करती है।
डोर क्लोज करके जा, डोर क्लोज करो। तुमने तुम्हारे पैर पे लगेगी तुम्हें। मम्मा करती है। नहीं, आ जाओ ऊपर। बाय। मेरे को भी तो आने दो। इसमें कॉर्नफ्लोर रहता है। मेरे को आने दो। प्लीज आप लोग म्यूट कर लें। हेट्रोलॉगस वैक्सीन्स दूसरे होते हैं। ये जो हेट्रोलॉगस वैक्सीन्स होते हैं, ये इसी का एक समूह होता है, पर ये एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स कौन से होंगे? जिसको हमने दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो करके उनको वीकन किया है, या उनको हमने किसी ऐसे कंडीशंस में रखा है जहां ये अपने आप ही काफी कमजोर हो गए हों। जबकि ये जो हेट्रोलॉगस वैक्सीन्स होते हैं, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, विषम, तो ये चूंकि ह्यूमन बीइंग्स के नॉर्मल पैथोजेंस नहीं है, किसी और के ऊपर ये काम करते हैं, किसी और के पैथोजन है ये, लेकिन इनमें ये ह्यूमन बॉडीज में क्रॉस रिएक्टिव एंटीजेंस की तरह काम करने लगते हैं। तो जैसे हमने पहले भी कहा था, काउपॉक्स वैक्सीन जो बनी थी, जो गायों में जो चेचक होती है वो मनुष्यों में नहीं होती, उसका वायरस और ह्यूमन चेचक के वायरस के जीनों में डिफरेंस है। लेकिन जो काउपॉक्स वैक्सीन है, अगर आप उसको इंजेक्ट करते हैं मनुष्यों में, तो वो स्मॉल पॉक्स के लिए भी मनुष्यों को इम्यून बनाती है, इसको इम्यूनिटी देती है। तीसरी होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कौन सी होंगी? जिसमें वायरस को या तो किल कर दिया गया है, या उसमें उसको फॉर्मेलिन या बहुत स्ट्रॉन्ग अल्कोहल में उसको डिसॉल्व कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो अब लाइव नहीं है, या उसको गर्म कर दिया गया है, या उसको किसी भी, बहुत सारी प्रोसीजर्स हैं हमको इनएक्टिव करने की, उनमें से किसी भी प्रोसीजर को इस्तेमाल करते हुए हमने उसको बिल्कुल इनएक्टिव कर दिया है। जैसे रेबीज वायरस, रेबीज वैक्सीन। रेबीज वैक्सीन आपको पता है, रेबीज वैक्सीन क्यों कहाँ इस्तेमाल होती है? जब हमें कोई जानवर नॉट कुत्ता, हमारे दिमाग में रेबीज जो है वो सिर्फ कुत्ते से आती है, सिर्फ कुत्ते के काटने से रेबीज नहीं होती है, बंदर से भी होती है, और इस तरह के जो और जितने भी जानवर हैं जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं, उनमें भी रेबीज वायरस हो सकता है। क्योंकि रेबीज जो है वो आपको पता नहीं होता है कि उस बंदर को शायद कभी कुत्ते ने काटा हो। तो कभी भी कोई भी जानवर आपको काटता है तो आप डॉक्टर से बात करके तुरंत ये रेबीज वायरस वैक्सीन लगवाएं। ये जो रेबीज वैक्सीन होती है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैक्सीन है, और ऐसे लोग खास तौर से जो पेट्स में या इस तरह की चीज़ों में डील करते हैं, उनको तो लगवाई लेनी चाहिए। अभी हमारे कॉलेज में अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है, ही वाज जस्ट 34 और उसके वो ये डॉग ब्रीडिंग का काम करते था, तो उसको जरा सा स्क्रैच मार दिया था छोटे से बच्चे ने, कुत्ते के 2-2.5 महीने का था बच्चा वो, और उसमें उसकी डेथ हो गई थी। तो इसलिए हमें कभी भी इस चीज़ में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कोई भी एनिमल हो, अगर हमारे पास ऐसा लगता है कि उसने हमको कोई स्क्रैच लगाया है या कहीं खरोचा है, कहीं काटा है, तो हमें तुरंत डॉक्टर से मिलके और इस तरह की सारी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। पहले कहते थे कि 14 इंजेक्शंस लगते हैं और पेट में लगते हैं, अब केवल 5 लगते हैं और उसका भी शेड्यूल होता है। तो बिना मिस किए आपको ये सारी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। फिर होती है सब यूनिट वैक्सीन। एक्चुअली होता यह है कि जब कोई एंटीजन हम हर उस चीज को कहेंगे जो हमारी बॉडी में एंटर करता है और जो एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को स्टार्ट करता है। दो चीजें आप इम्यूनिटी में हमेशा पढ़ेंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होगा? वो चीज जो कि शरीर में आ रही है, दैट विल बी एंटीजन, और साथ ही वो एक इम्यून सिस्टम को इनिशिएट कर रही है या उसको वो एक्साइट कर रही है, दैट विल बी एंटीजन। ऐसा नहीं कि धूल भी अगर बॉडी में एंटर होगी तो वो एंटीजन नहीं होगी। वो किस में आएगी?
नॉन स्पेसिफिक होस्ट डिफेंस में। लेकिन जब तक एंटीबॉडीज प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक हम उस पार्टिकल को एंटीजन नहीं कहेंगे। हम ये मान सकते हैं कि जैसे आपने, चूंकि आप लोग अब काफी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता आप लोग कौन सी क्लास में, लेकिन आप लोगों के पास एक बायो का बैकग्राउंड है, तो आप जानते हैं कि वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं। तो बैक्टीरिया वायरस ये सब काफी बड़े हो जाते हैं शरीर के लिए, है ना। तो जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा बैक्टीरिया जब तक पहचान में नहीं आएगा तब तक ऐसा नहीं होगा। हम कई बार कैसे पहचान लेते हैं, हमारे लिए जरूरी नहीं है कि अमिताभ बच्चन सामने आए तभी हम पहचाने। अगर वो हमसे कहते हैं कि 2 गज की दूरी है जरूरी, तब भी हम पहचान लेते हैं ना। तो अमिताभ बच्चन के लिए हमें अमिताभ बच्चन का पर्सोना जरूरी नहीं है, हमें उनकी वॉइस ही काफी है। तो हम जान जाते हैं कि अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी है जरूरी, तो फिर हम मान लेते हैं कि 2 गज की दूरी जरूरी है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से ये बॉडी भी ध्यान रखती है। बॉडी ध्यान रखती है कि जो बैक्टीरिया आया था इसमें कैसा फ्लैजिला था, या इसका कैप्सूल कैसा था, ये जो वायरस आया था इसका स्ट्रक्चर कैसा था। तो बॉडी की जो टी सेल्स होती हैं वो ये सब चीजों को ध्यान रखती हैं, और वो चीज जो कि एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को स्टार्ट करती है वो कहलाता है इसका एपिटोम। एंटीजन का वह भाग जो इम्यून एंटीबॉडी पहचानती है वो कहलाता है एपिटोम। तो अगर हम केवल एपिटोम को ही अलग कर लें, जैसे आपके मोबाइल में केवल अमिताभ बच्चन जी की आवाज आ रही है तब भी आप मान रहे हैं कि हम 2 गज दूर रहेंगे एक दूसरे से, रहते नहीं है आप लोग, पर फिर भी आप जानते हैं कि दूर रहेंगे। तो उसी तरह से ये टी सेल्स भी पहचान जाती हैं कि ये जो फ्लैजिला है, ये जो कैप्सूल है, ये जो वायरस का स्ट्रक्चर है, इसे हमें याद रखना है और फिर इसी के थ्रू हम एंटीबॉडीज बनाएंगे। तो क्या जरूरत है कि हम पूरा का पूरा जो है ऑर्गेनिज्म अंदर डालें, चाहे वो इनएक्टिव हो चाहे वो एटीन्यूएटेड हो। तो हम केवल उस भाग को जो कि एंटीबॉडी से प्रोडक्शन को इनिशिएट करता है, हम केवल उस भाग को जब डालते हैं तो वो कहलाती हैं सब यूनिट वैक्सीन। ओके, तो ये सब यूनिट वैक्सीन जो होती हैं ये सब सेलुलर लेवल पे होती हैं, यानी एक सेल से छोटी होती हैं। फिर कई बार ये होता है कि ना तो फ्लैजिला, ना तो सेल वॉल, ना तो उसका स्ट्रक्चर, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जो डीएनए होता है वो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो ऐसी स्थिति में हम इस तरह के डीएनए को ही आइसोलेट करके जब एंटर करते हैं तो वो कहलाती हैं डीएनए वैक्सीन। फिर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन भी होती हैं, ये एक थोड़ा सा नया सिस्टम शुरू हो जाता है। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स क्या होते हैं? यानी हमने डीएनए तो इस्तेमाल कर लिया बैक्टीरियम का, लेकिन जैसे ही हम डीएनए को हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, किसी ह्यूमन बॉडी में एंटर कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हो सकता है कि हमारा शरीर जो है वो उसी को नष्ट कर दे। हमको पसंद नहीं आया हमारी बॉडी के प्रोटीन्स को, तो हमने उसको फेगोसाइटोसिस के थ्रू हमने उसको खत्म कर दिया। लेकिन अगर हम इसको किसी एटीन्यूएटेड या किल्ड वायरस के या बैक्टीरियम के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें इस डीएनए को, तो भी ये काम करेगा। तो चूंकि हमारे पास डीएनए अलग इसका है, एटीन्यूएटेड बॉडी अलग है, तो इसलिए ये कहलाती है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। समझ में आया आपको? यानी हमारा डीएनए कहीं और से उठाया, डीएनए फ्रैगमेंट हमने किसी और ऑर्गेनिज्म का लिया है और उसको हमने किसी और बैक्टीरियम के अंदर डाल दिया है ताकि वो उस समय तक ठीक रहे जहां जाके उसको रिलीज होना है। दिस विल बी नोन एज रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। फिर होते हैं टॉक्साइड वैक्सीन। टॉक्साइड क्या होते हैं? पहले हम ये देखें कि टॉक्साइड क्या होते हैं। टॉक्साइड्स आर समथिंग, आपने सुना होगा कई बार कि फूड पॉइजनिंग हो गया बहुत बड़ी कम्युनिटी को। कहीं शादी में गए थे, उन्होंने विषाक्त भोजन किया और सारे के सारे लोग जो है वो उल्टी दस्त से पीड़ित हो गए। वो क्यों हुए? क्योंकि उस खाने में बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई थी और बैक्टीरियल सेल्स ने कुछ एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए थे। ये टॉक्सिन्स एक्सोटॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, यानी शरीर के बाहर भी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, या शरीर के अंदर भी हो सकते हैं कि जब आपके पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पहुंचे तो वहां जाके ये रिलीज हो। तो ये किसी भी तरह के जो टॉक्सिन्स होते हैं ये
आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये जो टॉक्सिन्स जो होते हैं, ये टॉक्सिन का मतलब क्या होता है? विषैले पदार्थ। जो विषैले पदार्थ ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और जो हमारे शरीर को बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, जो रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, तो वो इलनेस कॉज करते हैं। जैसे हम कहें अगर, तो ये डिफ्थीरिया यानी कुकर खांसी, हुपिंग कफ ना, डिफ्थीरिया इज हुपिंग कफ। कोरिनोबैक्टीरियम डिफ्थीरी से जो होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गलघोटू, शायद गलघोटू कहते हैं शायद इसको। और टिटनस आप जानते हैं सब लोग, टिटनस या डिफ्थीरिया, ये सब जो है ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। हाँ जी मैडम। काली खांसी, काली खांसी, कुकर खांसी, काली खांसी, समथिंग लाइक दैट ना। हाँ, तो डिफ्थीरिया और टिटनस जो है ये इस तरह के टॉक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो हम बजाय इसके कि हम कोरिनोबैक्टीरियम डिफ्थीरी डालें या कोरिनोबैक्टीरियम टिटेनाई डालें, इसके बदले हम इनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए टॉक्सिन्स जो होते हैं उन्हीं को हम इस्तेमाल करते हैं वैक्सीन के तौर पे। इसीलिए इसको कहा जाता है टॉक्साइड वैक्सीन। इसके अलावा कुछ वैक्सीन जो है वो जीन्स को चेंज करके भी बनाते हैं, जिसमें ऐसे जीन्स जिसकी वजह से एकदम वो वायरुलेंट हो जाते हैं। वायरुलेंट यानी जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अटैक करते हैं, या अक्सर जिसकी वजह से जो फैटल होते हैं, तो आक्रामक जो जीन्स होते हैं उनको जब हटा के या उनमें म्यूटेशन करके जो वैक्सीन बनाई जाती हैं वो कहलाती हैं जीन डिलीटेड वैक्सीन्स। और कई बार जीन से बनने वाले जो पेप्टाइड्स होते हैं उससे भी वैक्सीन्स बनाई जाती हैं। तो ये तो वैक्सीन का एक ओवरऑल व्यू मुझे देना था आप लोगों को, इसलिए मैंने शुरू किया था ये वाला पॉइंट। अब जो है हमें देखना है कि कोरोना की जो वैक्सीन चल रही हैं वो क्या है। कोरोना एक्चुअली जो है वो एक सार्स वायरस कम्युनिटी का ही वायरस है। ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। व्हाट इज दिस सार्स? दैट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, दैट इज SARS-CoV-2, इसका शॉर्ट में लिखा जाता है। और इससे होता है लंग डैमेज। आपको पता है ये वुहान में देखा गया था, चाइना में सबसे पहले। और इसकी वजह से बुखार, खांसी, थकान और सांस लेने में तकलीफ, स्मेल और टेस्ट का खत्म, यानी आप स्वाद ले पाते हैं ना, आपको बहुत गंध आती है। पर ये सारे सिम्टम्स सभी में हो ये जरूरी नहीं है। जब मुझे हुआ था तो मुझे सारी स्मेल और सारे टेस्ट बहुत अच्छे से आ रहे थे, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। पर ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। पर जनरल हम जो है ये सिंड्रोम का मतलब होता है नंबर ऑफ सिम्टम्स। बहुत सारे अलग अलग तरह के सिम्टम्स होंगे जिसके द्वारा हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सामान्य तौर पे ये होता है कि जब कोई नया ऑर्गेनिज्म आता है हमारे डॉक्टर्स के पास, हमारे रिसर्चर्स के पास, तो हमको करीब 10 साल लग जाते हैं उसका वैक्सीन बनाने में। पर यहाँ जो स्थिति थी ये एक पैंडेमिक की तरह फैला, इसलिए इसको बहुत तेजी से इसके ऊपर काम हुआ। और इसके लिए बहुत सारे शॉर्टकट्स, बहुत सारे चीज़ों को टेक्निकली इस्तेमाल करके और उन्होंने उसका टाइम का ड्यूरेशन कम किया और केवल 1 साल के अंदर उन्होंने उसकी वैक्सीन ला दी। अब लोग कहते हैं कि ये वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, लीथल है, कुछ ना कुछ केसेस निकल आते हैं। अभी भी आपको पता होगा कि जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है केवल 86% ऐसे हैं जिनको कुछ एडवर्स रिएक्शंस आई हैं, अदरवाइज इट इज क्वाइट सेफ। तो ऐसा नहीं है कि जो वैक्सीन्स बनी है ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बन गई हैं, इसमें भी अलग, क्योंकि हर ग्रुप ने अलग तरह से काम करना शुरू किया और हर कंपनी की जो वैक्सीन है उसने एक अलग लाइन ऑफ एक्शन में बनाया है। जैसे मैंने आपको बताया कि वैक्सीन बनाने के भी कई तरीके हैं। आप वायरस से डायरेक्ट बना सकते थे, वायरस के जीन से बना सकते थे, आप उसको चेंज करके बना सकते थे, आप उसके डीएनए से बना सकते थे, आप उसके आरएनए से बना सकते थे। तो यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस ड्यूरिंग वैक्सीन प्रोडक्शन। तो कई लोग, आपने कई जगह सुना होगा कि यहाँ की वैक्सीन आ गई, यहाँ की आ गई, इंग्लैंड से बन गई, ऑक्सफोर्ड की बन गई, फाइजर की बन गई, यहाँ की बन गई, वहाँ की बन गई, लेकिन कुछ जो है वो अभी भी ट्रायल मोड पे है। ऐसा क्यों है? इसका कारण ये है कि उनका हर एक का अप्रोच अलग अलग है। तो बहुत सारी अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है उन्होंने अलग अलग तरह से बनाई हैं। जैसे
BBIBP CORV सिनोफार्म, ये कंपनी है जिससे ये वाली वैक्सीन प्रोड्यूस की है। इसका चाइना का ओरिजिन है ये, और ये केवल इनएक्टिवेटेड सार्स CoV-2 है ना। इनएक्टिवेटेड मैंने आपको बताया था, इनएक्टिवेटेड यानी उसको उन्होंने डायरेक्ट जो वायरस है उसी को इनएक्टिव करके बनाई हुई है। इसकी एफिकेसी 100% है, पर चूंकि ये चाइना का माल है इसलिए ज्यादातर लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी कंट्रीज इसको पसंद ही नहीं कर रही है, इसको लेना ही नहीं चाह रही है। जबकि इसकी एफिकेसी उन्होंने जो मानी है, वो दावा किया है, वो है 100%। दूसरी है जो आपने देखा होगा, स्पुतनिक, जो रशिया में बनी है, स्पुतनिक भी कोविड-19 वैक्सीन। स्पुतनिक क्या है? स्पुतनिक इनका बड़ा अच्छा है, इनका जो पहला स्पेस शिप था वो भी स्पुतनिक ही था। स्पुतनिक का मतलब होता है वैसे चांद। तो ये रशियन वैक्सीन है, ये एडिनोवायरस वेक्टर वैक्सीन है। जो मैंने आपको बताया कि इस पर वेक्टर है, यानी इन्होंने कोरोना वायरस का DNA जो RNA जो है वो एडिनोवायरस में डाला है। एडिनोवायरस हमारा जो सामान्य सर्दी खांसी वाला वायरस होता है वो एडिनोवायरस है, उसमें इसको इस्तेमाल किया है। तो ये एडिनोवायरस वेक्टर वैक्सीन है और इसकी एफिकेसी जो है करीब करीब 91.6% है। अगर आपको ध्यान हो तो रशियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने भी यही वाली वैक्सीन लगवाई है, अपने खुद को भी और अपने बच्चों को भी। फिर तीसरी वैक्सीन जो बहुत कॉमन है वो है फाइजर की, जर्मन वैक्सीन है फाइजर कंपनी की, फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन, जो अमेरिका और जर्मनी में बनी है। ये एक RNA वैक्सीन है। RNA जो इस कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, उसी RNA से इन्होंने वैक्सीन बनाई है और इसकी एफिकेसी 95% है। मॉडर्ना जो यूनाइटेड स्टेट्स की है, ये भी RNA वैक्सीन है, इसकी एफिकेसी 89% है। ऑक्सफोर्ड की जो बनी है वैक्सीन, जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन कहलाती है, वो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेशिया वैक्सीन, कोविशील्ड के नाम से ये बेची जा रही है, ब्रिटेन की वैक्सीन है ये भी एक एडिनोवायरस वेक्टर वैक्सीन है, यानी इसमें भी उसके RNA को एडिनोवायरस में इंसर्ट किया गया है। तो ये लेकिन इसकी एफिकेसी जो है ये खाना तो खा लो, अभी क्लास करके खाते हैं, दीदी को आने दो ना। हाँ हाँ तुम खा लो, कुछ अरे ऐसा रहा तो खा लिया करो। हाँ हाँ छौंक भी दिए हैं दाल, हम कटोरा में ही रखा हुआ है, ऐसा रहे तो खा लिया करो। Girls, mute yourself. Girls, mute yourself. इसकी जो एफिकेसी है ये 2 डोज में लगता है। तो पहले डोज के बाद 70% एफिकेसी है और 90% इसकी क्षमता है जब आप इसके दोनों डोज ले लेते हैं, तो जिसको 1 महीने बाद लगता है। हमारे यहाँ कोविशील्ड ही चल रही है। और तीसरी है हमारी इंडिया की खुद की बनी हुई BBV152 भारत बायोटेक कोवैक्सीन, जो ये कोवैक्सीन के नाम से बन रही है। ये है इनएक्टिवेटेड सार्स कोरोना वायरस का ही पार्ट, यानी जैसे चाइना में बनी थी बिल्कुल उसी तरह से बन रही है, लेकिन ये इंडियन वैक्सीन है। कोविशील्ड जो हमारे यहाँ काफी ज्यादा बन रही है, बिक रही है, वो है जो गवर्नमेंट जो हमें लगा रही है, वो है ऑक्सफोर्ड की बनी हुई एस्ट्राजेनेशिया कोविड-19 वैक्सीन, जिसका कोड नेम है AZD1222, और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इस एस्ट्राजेनेशिया कंपनी ने मिलकर बनाई थी। और भारत में इसका मैन्युफैक्चर उत्पादन कर रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, और इसमें ये भारत की सब जगह तो सप्लाई हो ही रही है, लेकिन ऐसी कंपनी ऐसे देशों में भी इसका सप्लाई होगा जो इसको बनाने में सक्षम नहीं है, या जो बहुत कमजोर है, या जो बहुत आर्थिक रूप से सक्षम देश नहीं है। उन कंट्रीज में भी इसका सप्लाई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ही करेंगे। तो ये बनी कैसे? इन्होंने क्या किया, इस वैक्सीन में जो सार्स CoV-2 का जो स्पाइक प्रोटीन था, जो मैंने आपको बताया था कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक एपिटोम होता है जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस स्पाइक प्रोटीन को उन्होंने उसका सीक्वेंस निकाला
और उसको ये TPA यानी टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर लीडर सीक्वेंस जो है, जिसकी वजह से जब ये बॉडी में जाता है और लंग्स में को डैमेज करता है, वहाँ पे ब्लड क्लॉट्स होता है, तो इसको जो ब्लड क्लॉट्स को जो ब्रेक कर सके, ये इससे इसको जोड़ा तो यहाँ पर जो है ये इस्तेमाल करके इन्होंने जो बनाया उससे वो क्या मुझको याद नहीं है। आप बस वो 296 उसको ना होल्ड पे कर दीजिए अभी भाई, मतलब कल कर दीजिए उसको। नहीं देखती हूँ कि वो क्या है, पता नहीं चल रहा अभी। जो स्पाइक का S1 प्रोटीन होता है, ये एक एक्सटर्नल प्रोटीन होता है और इसी के थ्रू जो है ये कोरोना वायरस कोशिकाओं में एंटर होता है। और यहाँ पर ये एक एंजाइमेटिक डोमेन है जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्लैरिटीज में मैं नहीं जाऊँगी इसके, लेकिन ये जो है ये सारे जो सीक्वेंसेस हैं स्पाइक प्रोटीन के, S1 प्रोटीन के, ये सारे ही वैक्सीन के तौर पे इसमें डाले गए हैं और इसका इस्तेमाल हुआ है। जैसे यहाँ से इन्होंने मैसेंजर आरएनए लिया, यहाँ से इन्होंने सरफेस प्रोटीन लिया और इन सबको पैक करके और ये एंटीबॉडीज इसमें इससे बनने शुरू हुई। ये है इसका वैक्सीन प्रोसीजर। और दूसरी जो हमारी खुद की वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो इंडिया में बन रही है, जिसको हमने शुरू में नाम दिया था BBV152। इट इज जो एक इनएक्टिवेटेड वायरस है और जो भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने बनाई है। और ये भी सार्स कोविड वायरस 2 से ही निकाली गई है। ये इसका पुणे में। इसके साथ वैक्सीन एडजुवेंट्स हैं। वैक्सीन एडजुवेंट्स का मतलब एडजुवेंट्स यानी इसके जो सहायक होते हैं, जो इसको कैरी करते हैं, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वो है एलहाइड्रोक्सिक्विन 2, और जिसकी वजह से ये तेजी से रिस्पॉन्ड करेगी। और ये करीब करीब 6 माइक्रोग्राम का पूरा वायरियन है, पूरा का पूरा वायरल पार्टिकल है जो एंटीजन की तरह काम करेगा। और बाकी चीज इसमें होती है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और कुछ इसी तरह के केमिकल्स जो इसकी एक्टिविटी को बढ़ाएं, और साथ में ये होते हैं फॉस्फेट बफर सलाइड। ये जो है ये कोवैक्सीन का फोटो है, और आप या तो कोविशील्ड लगवा पाएंगे या कोवैक्सीन लगवा पाएंगे। और बहुत तेजी से जिस तरह की रिसर्च हो रही है, बहुत सारी और भी प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो इस तरह के वैक्सीन लेके आ रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट लगवा रही है, कुछ हो सकता है आपको पर्सनल लगवाने हो, तो किसी भी तरह से हम लगवाएंगे अगर, तो हमारी बॉडी में जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज होंगे वो क्या होंगे। चूंकि कुछ भी कहिए, कितना भी सेफ हो ये, लेकिन ये फिर भी एक फॉरेन बॉडी है। ये जब आपकी बॉडी में जाएंगे तो जहां पर इंजेक्शन होगा वहां उस जगह पर हो सकता है आपको कुछ दिन दर्द महसूस हो, कुछ वायरिया गर्म लगे, आपको बुखार सा आता रहे, ये सारी चीजें वहां हो सकती हैं आपको, लेकिन वो एक परमानेंट फीचर नहीं होगा। 2-3 दिन के बाद धीरे धीरे सब सबसाइड हो जाएगा और फिर आपकी बॉडी जो है वो टोटली इस चीज कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमेशा के लिए वैसे ही हो जाएगी जैसे हमको अभी भी सर्दी खांसी होती है, तो हम उसके बाद भी ठीक हो जाते हैं। तो वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है और कोशिश करिए कि आप बहुत जल्दी उसको अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें, और बाकी काम आपका शरीर खुद कर लेगा। उसको पता है कब कौन सा प्रोटीन बनाना है, क्या करना है। आप बस अपने खाने पीने पे ध्यान रखिए और खूब अच्छे से करिए। और फिर वही एक मंत्र है, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। मुझे लगता है कि आपका जो टाइम था शेड्यूल वो अब खत्म होने पे है, तो इसको हम यहीं रखें। इज इट ओके मैडम? Thank you so much, Professor Smriti Chitnis ma'am, for such an informative lecture. You have very clearly explained us the concept related to vaccination. As a microbiology student, this lecture has been very informative.
and will be very useful for us. I am sure all the listeners are aligned on this topic. Now I take this opportunity to thank Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am, and our HOD Ma'am for giving us the opportunity to attend this session. I would also like to thank Dr. Shikha Mandloi Ma'am and Dr. Nishi Yadav Ma'am for helping us to organize this session. I thank all the teachers of the college and students to make this session successful. Once again, thanks to one and all. Om Shri Sai Ram.